हाय एवरीवन, आई एम पुलकित गर्ग। आई होप आपने मेंस का काफ़ी तो यू हैव गॉट गुड टिप्स राइट ऑन मेंस। ओके, फर्स्ट ब्रीफ बायो अबाउट मी। लास्ट ईयर मैं भी तुम्हारी जगह बैठा हुआ था। आज यहाँ पे सुभाष भगत सर आए थे रैंक 5, तो मैं भी सुन रहा था ऐसे बिल्कुल ध्यान से, स्टारी आइड कि भाई क्या करते क्या है रैंक से आज। व्हाट डू दे लर्न, व्हाट डू दे राइट। मैं भी लिख कर आया हूँ, मैं भी मेंस के मॉक्स दे रहा हूँ, चल क्या रहा है, मतलब वाई एम आई नॉट गेटिंग रैंक राइट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जब वहाँ बैठे हैं तो आप सब क्या सोच रहे हैं। तो सी मैं भी जब पिछली बार बैठा था, ऑब्वियसली सक्सेस मंत्रा मिल जाए कुछ, बस एक ऐसा फॉर्मूला जिससे मैं निकाल लूँ अगली बार। बट ऑब्वियसली यार, एक्चुअली में ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि यूपीएससी में देयर इज़ नो एग्जैक्ट सक्सेस मंत्रा, मतलब हर एक को अपना ही ढूंढना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि ये सेशन यूजलेस है, बट ऑब्वियसली दिस वुड हेल्प यू इन फाइंडिंग योर ओन सक्सेस मंत्रा। इससे ज़्यादा इस सेशन का रोल यूपीएससी में नहीं हो सकता। दिस इज़ आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो आई नो कि आईआईटी जेईई में क्या होता था कि जब हम कोचिंग करते थे तो वी वर स्पेसिफिकली यूज टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब और उन्हीं से ही आता था और उन्हीं से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता था। मतलब आई डेंट डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। ऐसे खुद का दिमाग मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, जो बताया वो चुपचाप कर लिया, हो गया उससे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी इज़ नॉट दैट। यूपीएससी इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। यू विल हैव टू थिंक ऑन योर ओन, यू विल हैव टू क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है। तो हाँ, आई एम 2010 आईआईटी दिल्ली एंट्री, 2014 ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियरिंग पास आउट, एंड मैं हमें दिल्ली, आई एम अ दिल्लीite, so I've been in Delhi since my birth. So actually I was born in Sonipat. My parents are from Haryana, and then I shifted to Delhi. So my schooling is from St. Columbus, Connaught Place. Then this path. Okay. See, okay. General fun day first, थोड़े से. Why did I take this exam? See, ऑब्वियसली हमेशा ऑप्शन रहता है एमबीए करने का और बहुत सारे पैसे कमाने का। आई थिंक सबके पास ही रहता है वो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राइट। तो मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में था, तो नॉर्मली थोड़ा करियर पाथ लोग चूज़ करने लगते हैं कि भाई क्या करेंगे आगे आफ्टर द एंड ऑफ 4 years। तो प्राइमरीली मेरा मोटिवेशन यही था कि कुछ अलग करना है। लाइक आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू मेक एन इम्पैक्ट। आई डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग जस्ट फॉर माई ओन सेक। मतलब ऐसा ना हो कि मैं चाहे करोड़ों कमा रहा हूँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के बाप को फ़र्क नहीं पड़ता मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। लाइक दैट्स ओनली फॉर मी। बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे लोगों को लगे हाँ देयर वॉज अ पर्सन नेम पुलकित गर्ग हु डिड समथिंग फॉर अस, जिसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, जिससे आगे जाके कुछ बदलाव आया। द कंट्री चेंज फॉर बेटर, लाइव्स ऑफ पीपल चेंज फॉर बेटर। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा कंट्री बदल जाएगा, लेकिन हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि सवाल पूछा गया किसी से, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल के तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ कर दिया है, डज इट मैटर, डज इट इवन मैटर? तो द गाय रिप्लाइड, बट दैट मैटर टू द पर्सन जिसकी ज़िंदगी बदली थी राइट। सो दैट्स द थिंग। तो एटलीस्ट कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ तो तुम बदल रहे हो ना, एंड दैट मैटर्स। तो दैट मैटर टू मी, इसलिए मैंने चूज़ किया। आई डेंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ जो MBA वाली वहाँ पे होड़ थी। मोस्ट ऑफ द पीपल चूज़ MBA ओवर देयर। आई डेंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट। और तो इसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था क्यूरियोसिटी। मतलब मैंने इसका कोर्स देखा यूपीएससी का, तो जब यूपीएससी का कोर्स देखा, सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने देखा, सोचा कि यार देखते हैं, क्योंकि आई एम डायरेक्ट 4th year 2014 राइट, आई एम वेरी रिसेंट। तो मैंने कॉलेज के साथ साथ ही तैयारी की थी। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने NCERT की इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक पढ़ी 12th वाली। तो सबसे पहली बुक मैंने उठाई, मुझे IR में इन जनरल थोड़ा इंटरेस्ट था ना कि IR पढ़ते हैं क्या होता है, एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत ही मुझे मज़ा आया पढ़कर। बाकी चीज़ें करके मुझे इतना बिल्कुल मज़ा नहीं आता था जितना मुझे IR, मतलब वो बुक पढ़ के आया। फिर मैंने न्यूज़पेपर देखा, कहते यार तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हर रोज़ कोई स्कैम हो रहा है, कोई कुछ इकोनॉमिक्स की न्यूज़ आ रही है, कहीं इंडिया टॉप कर रहा है रैंकिंग्स में, कहीं इंडिया बॉटम पर है। लाइक लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड यू फील कि भाई यू शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ डिसाइडिंग कि यार हाउ टू चेंज दैट। मतलब जो न्यूज़ में आ रहा है, कैन यू बी वन ऑफ द न्यूज़ मेकर्स, और कैन यू एटलीस्ट चेंज द न्यूज़ जो आ रही हैं। मतलब आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई लर्नड इस रैंक के बाद वॉज कि भाई एक क्यूरियोसिटी लेवल होना चाहिए। डोंट राइट दिस एग्ज़ाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ रैंक। राइट दिस एग्ज़ाम, जैसे वो कहते हैं ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस तुम्हारे पीछे खुद झक मार के आएगी राइट।
तो रन आफ्टर एक्सीलेंस, डोंट थिंक अबाउट भाई रैंक नहीं, मतलब कोशिश करो जितना ज़्यादा सीख सकते हो ना, हर एक चीज़ सीखने की कोशिश करो। एंड कुड बी एनीथिंग, तुम रोड पे चल रहे हो, तुम देख रहे हो यार यहाँ भी कोचिंग खुल गया है, या यहाँ पे भी ये चीज़ है, यहाँ पे भी शॉप खुल गई है, दुकान खुल गई है, मतलब यानी कि इंडस्ट्री बढ़ रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। कीप लर्निंग, मतलब यू कैन लर्न फ्रॉम एनी डैम थिंग, राइट। इट्स नॉट नेसेसरीली कि तुम्हें कोई बुक देगा तभी तुम सीखोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन जनरल थोड़ा क्यूरियस माइंड रखो, जो भी चीज़ें हैं उनको सीखने की कोशिश करो, मतलब अपने लर्निंग जो है, मेक लर्निंग अ फन। इफ़ यू डू दैट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और तुम बहुत ज़्यादा रिटेन करोगे। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि हाँ मैं नोट्स बनाता हूँ, आई डोंट मेक नोट्स एट ऑल। मैं बहुत ही ब्रीफ नोट बनाए थे कभी, वो भी जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी, दिस वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट। तो जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तब कभी बनाए थे, लेकिन उसके बाद मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। क्यों? एंड हाउ डू आई रिटेन दैट? आई हैव 416 in GS, and which is a pretty decent score in GS. So obviously you need to retain a lot of stuff to get that marks. You cannot write faff in the sense कि you cannot write फर्जी आंसर and think कि तुम्हें इतने मार्क्स मिल जाएंगे। Obviously you need to write the real stuff. तो how do you retain that much? भाई इंटरेस्ट बनाओ। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है चीज़ें जानने में, नहीं याद रहेगा, तुम उसको 10 बार पढ़ लो। इतनी सारी चीज़ें 10 बार कैसे पढ़ोगी भी कैसे? तो इफेक्टिवली पॉइंट यही होगा कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा, यू वोंट गेट द मार्क्स। तो कोशिश करो इंटरेस्ट है जो तुम पढ़ रहे हो उसमें, ठीक है। और दूसरी चीज़, या मैं एक और चीज़ कहूँगा कि अपने मोटिव्स सही रखो पढ़ने के, मतलब ठीक है। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ बीच में जो कहते हैं, मैं पूछता हूँ यार IAS क्यों बनना चाहते हो, तो कहे यार आजकल मार्केट में 20 करोड़ रेट चल रहा है। लाइक अच्छा ओके वाह गुड आंसर तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट मैंने क्या बोला, राइट कि डाउरी मार्केट में दैट पर्सन सेड कि इन द डाउरी मार्केट द रेट इज़ 20 करोड़ 20 CRs which is 3 years back. So obviously it has exponentially grown, but so the point is ये रीज़न हो गया। या अगर तुम्हें बहुत ही बिलियनर बनना है, क्योंकि पता है ना कोई भी IAS 300 करोड़ से कम में नहीं पकड़ा जाता, अगर पकड़ा भी जाता था, राइट। एक स्टैंडर्ड है, मतलब इफ़ यू आर एन IAS यू कैन नॉट गेट कॉट विद डू 10 करोड़ 20 व्हाट द फक यार, मतलब हाउ डू यू डू दैट? एटलीस्ट आप 300-400 करोड़ तब पकड़े जाओ, जेल में जाओ, 10 साल वापस आ जाओ, फिर दोबारा वेल्थ तो तुम्हारे पास ही रहेगी। PCA प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उन्होंने लूपहोल्स डाल रखे हैं, जो तुम्हारी वेल्थ एक्यूमुलेट की गई है वो तुम्हारे पास ही रहेगी, कहीं नहीं जा रही हो ना। 10 साल जेल में रहो, आके फ़न कर लेना, तब तक तुम्हारी फैमिली तो फ़न कर ही रही है। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि ये जो इंटेंशंस है ना और मैंने मोर देन ऑफन ऑब्जर्व किया है, जो लोग ऐसी इंटेंशन से जाते हैं ना भाई वो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा चलता था जब तक बिल्कुल रटने वाला था, व्हेन देयर वाज ओनली रोड लर्निंग। हमें पता है 2010 से पहले क्या था GS पेपर, सिर्फ आप कॉमन स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के जाओ, उनसे आंसर लिख दो, बिल्कुल कॉपी कर दो एंड यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। आज के टाइम पे सबको पता है इतना क्रिटिकली एनालिटिकल पेपर आने लग गया है, जिसमें अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जिसको आप दिल से समझ के नहीं लिख पा रहे हो ना, अगर तब उसको लिख ही नहीं पाओगे और उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो कोशिश करो कि अपनी इंटेंशंस जो हैं वो ऐसी रखो कि हाँ मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, नॉट जस्ट कि मैं IAS बन के, मेरे लिए IAS एक एंड है, मेरे लिए IAS एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम बहुत खुश हो IAS बन के, क्या तुम्हें ऐसे STC वाली फीलिंग आ रही है दैट यू हैव अचीव्ड अ लॉट? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसे कोई अभी अचीवमेंट वाली भी फील नहीं आ रही है। मैं अभी किया ही क्या है, राइट। IAS बनना इज़ नॉट एन एंड, मतलब IAS बन के कुछ मैं करूँगा आगे, जब किसी के लिए काम करूँगा, जब कुछ लोगों को इम्पैक्ट आएगा, फिर तभी तो फील आएगी कि मैं IAS बना हूँ, कुछ काम किया है मैंने। अभी क्या अचीवमेंट वाली फील है, अभी मुझे ऐसे बहुत ही खुशी वाली क्या फील है, एक ही फीलिंग आती है अभी हैप्पीनेस की, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स वगैरह बहुत खुश होते हैं, राइट। द पेरेंट्स एंड ऑल आर वेरी हैप्पी, तो उनको देख के लगता है हाँ यार कुछ अच्छा किया है, लाइक आई मेड देम हैप्पी। तो दैट्स द ओनली थिंग अभी जिससे हैप्पीनेस आती है। तो इंटेंशंस क्लियर रखो अपनी, बिल्कुल यू विल लर्न बेटर, यू विल एक्चुअली लर्न बेटर, मतलब ट्राई टू मेक अ डिफरेंस, मतलब तुम आगे जाके क्या काम करोगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ओके, कमिंग टू द प्री पेपर, 2014 तक एज वी नो थोड़ा रिलेटिवली आसान था, स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स, एंड आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू आर इंजीनियर्स, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक अजम्पशन है जो हर जगह करेक्ट होती है। तो 2015 से ऑब्वियसली काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है पेपर 1 की वजह से। तो 2014 में मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरी 490 रैंक थी। आई वॉज इन IRTS
आई एम इन IRTS राइट नाउ, मतलब रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में हूँ मैं अभी। तो हमारे IRTS के बैच में 64 पीपल है। तो 2015 में जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ तो आउट ऑफ 64 ओनली 31 गुड क्लियर प्री। मतलब समझ लो दोज पीपल हु हैड रैंक्स 500 में, जिनकी 500 तक रैंक थी, उनमें से सिर्फ 31 लोगों ने क्लियर किया। 31 आउट ऑफ 64, दैट्स लेस देन 50%। तो स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के लिए ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, राइट। तो इसलिए अभी इस साल कितने लोग देंगे प्रीलिम्स? तो इस साल सभी लोग दे रहे हैं प्रीलिम्स, राइट। एंड प्रीलिम्स इज़ अ रिस्की ऑप्शन, इवन इफ़ यू आर वेरी नॉलेजेबल, प्रीलिम्स बहुत रिस्की हो गया है। तो अभी जो 2-3 महीने हैं उनको बहुत ढंग से यूटिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट नाउ आई वुड से कि भाई मेंस वगैरह अभी ऑप्शनल, एटलीस्ट अभी ऑप्शनल वगैरह छोड़ दो, अब सिर्फ प्रीलिम्स पे आ जाओ कम से कम, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन वाइज भी बताऊंगा कि क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए जा सकते हैं। बट इन जनरल अगर मैं कहूँ प्रीलिम्स के लिए, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो हम सबको बताएं, मतलब या आई डिस्कस देम, इवन ऑब्वियसली एक बार रिपीट भी हो जाएगा। तो प्राइमरी पर्पजेज़ की भाई बुक्स तो ख़त्म करो ही करो, मतलब दे आर 2-3 बुक्स, जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गई या पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई। भाई वो तो जैसे हम कहते हैं उनको तो ऐसे चाटना ही है, मतलब यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। इफ़ यू डू दैट यू विल एटलीस्ट गेट 15 to 20 क्वेश्चन करेक्ट, मतलब 15-20 क्वेश्चन तुम्हारे वहाँ क्लियर हो ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो डू दिस बुक्स एटलीस्ट 3-4 टाइम्स, मतलब मिनिमम 3-4 टाइम्स। इनको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इनसे कोई भी सवाल आए, इफ़ देयर आर 10 क्वेश्चंस तो यू आर एबल टू आंसर एटलीस्ट 9, इफ़ नॉट 10, कम से कम अपना 90% तो रेशो रखो, ठीक है। तो ये कुछ होती हैं बुक्स। फिर उसके बाद आजकल हमने देखा है बहुत रैंडम क्वेश्चन आने लगे हैं जो पता नहीं है कहाँ से आते हैं। करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, तो हम थोड़ा वो डिस्कस करेंगे। मैं इन जनरल अपना ट्रेंड बता देता हूँ कि मैंने कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयारी की थी। तो जब मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था तो स्पेसिफिकली ये था कि पर वीक प्लान बनाया हुआ था काइंड ऑफ, और मैंने नहीं बनाया हुआ था। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी, मैंने विजन IAS की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी। तो उसमें क्या होता था कि हर वीक एक उन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक टेस्ट रखा हुआ है ना, विच इज़ वेरी गुड। मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मेरे को लगता है टेस्ट होना चाहिए। तो जैसे हिस्ट्री के लिए अलग टेस्ट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग होगा, एंशिएंट मिडिएवल के लिए अलग होगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के लिए अलग होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो किया था, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, पूरा बुक से उन्होंने लिखी हुई है, इंडियन बुक से आएगा। तो अपना मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर लिया, एक हफ़्ता गया, उसका टेस्ट दिया वहाँ पर, ठीक है। और आजकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए जज करने का कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मोर देन 100 यू आर नॉट स्टडिंग वेल। कोशिश करो एटलीस्ट तुम्हारे जो मॉक पेपर्स तुम दे रहे हो उनमें एटलीस्ट 100 मार्क्स हैं, ठीक है। 100 मार्क्स से कम है भाई दोबारा पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन गेट 100। इट्स लाइक यू डोंट गेट, जस्ट गेट 100, मतलब। और तो दिस यू डू विद एवरी सब्जेक्ट। पहले हिस्ट्री पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, फिर उसके बाद एंशिएंट मिडिएवल कर लिया, फिर उसके बाद इसी तरीके से एनवायरनमेंट का टेस्ट दे दिया, फिर इकोनॉमिक्स का टेस्ट दे दिया, फिर ज्योग्राफी का टेस्ट दे दिया। तो ये सब करके तुम्हारा एक बार पूरा ख़त्म हो जाएगा कोर्स, ठीक है। फिर दोबारा जब करना है तुम्हें तो मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज़ और उठा लो या पिछले साल के पेपर उठा लो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि और टेस्ट सीरीज़ देख लो, मतलब एटलीस्ट 3 टेस्ट सीरीज़ लगा कर जाओ कम से कम। तो जब भी और एक और जनरल चीज़ है जो मैं करता था कि जब भी मैंने अपना पेपर देता था, मैं सपोज आई यूज़ टू गेट 105, 110, मेरे जनरली इस रेंज में रहते थे, मतलब 105, 115 इन सब के बीच में रहते थे। तो जो भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, मतलब जो प्री की मैं एनालिसिस करता था, प्री की जो मॉक टेस्ट मैंने दिया उसके एनालिसिस जब करता था, तो आई डिड दैट एटलीस्ट फॉर 3-4 आवर्स। मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ टाइम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी सवाल मेरे को नहीं आते थे वो बहुत ढंग से उनको देखता था कि उनका आंसर क्या है। कोई भी नहीं आता था तो उसको गूगल सर्च करता था। जो सवाल आते थे, जो क्वेश्चन आई यूज़ टू नो, उनके भी अगर मुझे कोई ऑप्शन नहीं आता था तो मैं उसको भी गूगल सर्च करता था। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें क्वेश्चन आता है और तुम्हें बाकी ऑप्शन आंसर आता है लेकिन तुम्हें बाकी ऑप्शन नहीं पता, यू जस्ट मतलब बाई चांस गॉट टू नो द करेक्ट आंसर। तो लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी सर्च करो, तुम्हें नहीं पता है तो ढूंढो, जस्ट गूगल अ लॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्यूरियोसिटी का रोल भी बहुत आता है, ठीक है। तो जनरल चीज़ें हर वीक एक वीक सब्जेक्ट वाइज रख लिया, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज़ ख़त्म कर ली, उसके बाद जैसे ही अगर स्टार्टिंग में ही इस बार तो आई वुड सजेस्ट जून एंड से रिविजन वाले फेज़ पर आ जाओ। जून एंड से नेक्स्ट अलग टेस्ट सीरीज़ उठा लो, उस टेस्ट सीरीज़ को ख़त्म कर दो। जब तक जुलाई तक जा रहे हो, जुलाई मिड के बाद और ज़्यादा हर रोज़ 2-2 मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करो।
मतलब मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई हैव सीन कि करंट अफेयर्स के जो काफ़ी सारे सवाल है ना वो उससे आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स में इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। और इनफैक्ट पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह स्पेक्ट्रम, पॉलिटी में भी ये होता है, अब तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो बहुत फाइन डिटेल्स हैं उसमें कुछ, तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है, अच्छा ये भी लिखा हुआ था बुक में, हाँ उससे पहले पता ही नहीं चलता कि ये लिखा हुआ था, और वी वोंट इवन नोटिस कि अच्छा ये लिखा हुआ था, तो टेस्ट सीरीज़ में पूछा जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये भी याद रखना है मुझे। तो इसलिए फोकस अ लॉट ऑन टेस्ट सीरीज़। तो सारी स्टैटिक बुक्स जो है, स्टैटिक मतलब जो बदलेंगी नहीं, उनको ख़त्म जल्दी से करो। अगर अभी तक नहीं किया, अभी क्या चल रहा है, मई एंड चल रहा है ना, तो जून एंड तक अपनी सारी स्टैटिक ख़त्म कर दो एटलीस्ट, जो भी बेसिक बुक्स होती हैं जो हर किसी सब्जेक्ट के लिए फिक्स्ड होती हैं, जो बहुत वेरी नहीं करती, ठीक है। जून एंड तक ख़त्म करके स्टार्ट कर दो दूसरी टेस्ट सीरीज़, पहली टेस्ट सीरीज़ जून एंड तक ख़त्म, ठीक है। और हर एक पेपर को रिवाइज़ करना है बहुत ढंग से, जितना भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स हैं, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स के लिए मेरे सोर्सेज ऑफ कोर्स वन वाज इंडियन एक्सप्रेस, मतलब मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था हर रोज़, और न्यूज़पेपर, मेरे को न्यूज़पेपर बहुत पसंद है पर्सनली, तो आई रियली इन्जॉय रीडिंग दैट। मतलब मैं बुक्स से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ जितना ज़्यादा मैं न्यूज़पेपर से पढ़ पाता हूँ, तो आई ट्राइड कि न्यूज़पेपर्स को मैक्सिमाइज़ करूँ, जितना न्यूज़पेपर में एटलीस्ट 3-4 आवर्स पढ़ता था, इवन अक्टूबर नवंबर तक पहुँच कर भी, जब मेरा 1.5 ईयर्स का प्रिपरेशन हो गया था तब भी मैं न्यूज़पेपर्स को 3-4 आवर्स देता था। हिंदू मेरे को लगता है कि आजकल थोड़ा कम मटेरियल आने लगा है, दैट माइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सनली आई फील। तो इंडियन एक्सप्रेस आई यूज़ टू प्रेफर, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, हर रोज़ किसी ना किसी भी एक स्पेशल फोकस भी आता है, इकोनॉमिक्स पे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आएगा, अर्बन एरिया पर आएगा, तो इस तरीके से आता है, तो उसको पढ़ सकते हो। प्लस करंट अफेयर्स का एक फिक्स सोर्स होना चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ विजन IAS के करंट अफेयर्स की एक बुकलेट आती है, एंड इट्स वेरी डिसेंट। अगर तुम एक मैगज़ीन फॉलो कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ मैगज़ीन तुम वो भी कर सकते हो, मैगज़ीन तो करो ही अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। आई पर्सनली डिडंट फॉलो एनी मैगज़ीन, मतलब क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण, आई वॉज अनेबल टू फॉलो देम, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था, तो मैं सिर्फ विजन के ही करंट अफेयर्स करके चाहता था, और प्राइमरीली साइंस एंड टेक, हेल्थ, इंफ्रा, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इन सब में सेक्शन वाइज बने हुए हैं, क्योंकि इसमें तो थोड़ा पढ़ना आसान रहता है, तो इट्स गुड, आई लाइक इट, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए ये कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स के लिए और भी 1-2 वेबसाइट्स और हैं, जैसे मृणाल हो गया, या इनसाइट्स हो गया, या IAS बाबा हो गई, तो इनमें से फ्रीक्वेंट कर सकते हो। मतलब हर रोज़ तो नहीं कर पाता था मैं, पर जब भी मेरे को टाइम मिलता था तब मैं करता था। और एक बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल्स बहुत अच्छे होते हैं, BS के, तो बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल्स कर सकते हो, ठीक है। तो वही प्रीलिम्स के जब हम जाते हैं तो उसको हम 5-6 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, वही हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। चाहते हो क्या, शुड आई राइट दैट डाउन, या पता ही है सबको? मतलब आई थिंक, चलो एक बार मैं थोड़ा बुक्स बता देता हूँ, मतलब वेरीफाई कर लो अगर तुम उन्हीं बुक से कर रहे हो तो। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री का डिस्कस करें, हिस्ट्री और कल्चर साथ में लेते हैं, तो हिस्ट्री और कल्चर में मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे पहले स्पेक्ट्रम पढ़ लो, स्पेक्ट्रम इज़ वेरी गुड। इसको ख़त्म करना है, इसको लाइक ढंग से करना है, बहुत ही अच्छे से करना है, 3-4 रीडिंग से लो। प्लस बिपिन चंद्र जो है, इसके कुछ चैप्टर्स हैं जो मेरे को लगता है इसमें बहुत अच्छे से कवर नहीं है, जैसे मार्क्सिज्म हो गया, या जो लेफ्टिस्ट वाला पार्ट है पर्टिकुलरली वो ढंग से कवर नहीं है, तो लेफ्टिस्ट वाला पार्ट इससे देख सकते हो। थोड़ा सा 2-3 चैप्टर्स हैं इसके, थोड़ा सा कंपेयर कर लेना एक बार, बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम को साथ में रखना, और देखना कि कोई चैप्टर है ऐसा जो छूटा हुआ है, ठीक है, तो वो वाला बिपिन चंद्रा से कर लेना। और कम्युनिज्म 1929 स्प्लिट था, जैसे 1934 स्प्लिट, जो भी है मतलब लेफ्टिस्ट वाले जो फेज़ है वो थोड़े से कम कवर्ड है इसमें, अच्छे से नहीं है इतना, मुझे लगा मैं इतना ढंग से समझ नहीं पाया था स्पेक्ट्रम से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। अगर मेंस के लिए मुझसे पूछोगे तो एक बुक है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, मेरे को वो बुक काफ़ी अच्छी लगी थी पर्सनली, मतलब मेरी वो बेस्ट बुक लगती है मेरे को, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, अंडरस्टैंडिंग उससे काफ़ी अच्छी आती है, तो अगर मेंस के लिए पढ़ना हो तो ये मॉडर्न हो गया। प्लस जो हमारा एंशिएंट और मिडिवल वाला पार्ट है उसके लिए NCERT बहुत है, मतलब NCERT किसी ने 11th-12th अगर देखी है, आई हैव द ओल्ड वंस, 11th-12th NCERT, नई वाली तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है खुद से, आई हर्ड कि वो भी डिसेंट है, लेकिन पुरानी वाली तो मैं आराम से मिल ही जाएंगी यहाँ मार्केट में, जो है वो सब पुरानी वाली हैं। तो पुरानी वाली में खुद ही इतना ज़्यादा मटेरियल है 11th-12th का, उसी को कर लो, वही बहुत है।
मतलब मैं भी जब दूसरी बार अटैम्प्ट दे रहा था तो मैं ख़त्म कर पाया। तो बहुत बहुत बड़ी बुक्स हैं वो, NCERT की पुरानी वाली बुक्स, ठीक है। तो 11th-12th NCERT कर ली। अब हम अगर कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर का कोई पर्टिकुलर कोई इसकी मेडिसिन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कल्चर में देयर इज़ नो वन सोर्स जहाँ से तुम कह सको कि मैं इसको पढ़ के अच्छे नंबर लाऊँ। बट वो ये कि हेजिंग करो थोड़ी, कि अगर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आए अगर कल्चर के, तो तुम उसमें से कम 5-6 तो कर पाओ। जैसे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में मैं कहता हूँ अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री में 10 में से 9 नहीं कर पा रहे हो तो इट्स अ चैलेंज, तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में ट्राई 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि सोर्सेज बिल्कुल कांस्टेंट हैं। इसमें से इससे ज़्यादा बहुत रेयरली आता है और इन्हीं से सब कवर हो ही जाता है। कल्चर में एटलीस्ट ट्राई 6 आउट ऑफ 10। अब ये कहाँ से आएगा, हेजिंग करनी होगी। तो मुझे नितिन सिंघानिया की डिसेंट लगी। नितिन सिंघानिया की बुक से कवर हो जाता है, डिसेंट पार्ट्स कवर हो जाते हैं, एटलीस्ट बेसिक। मतलब तुम्हारे 3-4 जो हैं वो इससे आ जाएंगे नितिन से। 51 रैंक आई गेस सबको पता ही होगा। नितिन सिंघानिया क्या, मैंने नोट्स पढ़े थे जो फोटो कॉपी नोट्स आते हैं मेरे टाइम पर, लेकिन मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले बुक्स भी आ गई, उसकी बुक आ गई ना, रिलीज़ हो गई। कोई डिफरेंस है क्या उनमें? आई थिंक फोटो कॉपी को इन्होंने बुक बना दिया होगा ना बस। हाँ, तो वो सेम ही है, तो कुछ भी ले लो। नितिन सिंघानिया हो गया। प्लस मैंने NIOS देखा था। NIOS डिसेंट है। NIOS के कुछ चैप्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे साइंस टेक वाला हो गया, जो साइंस वाला पोर्शन है एंशिएंट साइंस, वो NIOS से देख सकते हो। और मैंने इसे देखा था लिटरेचर। साइंस और लिटरेचर दोनों बहुत अच्छे दिए हैं इसमें। जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो सब थोड़ा इससे स्किप कर सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स इतना डिसेंटली कवर्ड नहीं है, लेकिन ये कवर्ड है, ठीक है। प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए CCRT जो होता है, CCRT तो है ही, तो CCRT में से थोड़ा सा देख सकते हो, पर CCRT बहुत डिटेल्ड है। मतलब आई फाउंड इट कि मेरे को हर एक वर्ड के लिए अलग से ही गूगल भी करना पड़ रहा है उसको समझने के लिए, तो क्या फिर थोड़ी रेलेवेंस कम हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो CCRT थोड़ा सा देख सकते हो, ऊपर से देख सकते हो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। और रोमन सैनी सर की कुछ वीडियोस थी कल्चर पर, तो मैंने वो देखी थी। रोमन सैनी सर की जो वीडियो थी ना, एक्चुअली वो विकीपीडिया पेज की समरी थी वो। तुम अगर उनका विकीपीडिया पेज खोल के देखोगे तो उन्होंने वो समराइज़ कर रखा है। तो एक तरह से विकी पेज भी तुम्हारा कवर हो सकता है अगर तुम वो करना चाहते हो तो। कल्चर के लिए यही 2-3 सोर्सेज हैं, पर सबसे पहले बेसिक तो ये ख़त्म कर लो। सबसे पहले ये ख़त्म कर लो, फिनिश दिस, उसके बाद फिर इन सोर्सेज पर आना, ठीक है। इसमें भैया देयर आर टू मैनी सोर्सेज, और मैंने भी बहुत वेरिड ही पढ़ा है, कोई एक सोर्स नहीं है। तो जैसे GK टुडे का ऑनलाइन मटेरियल आता था एक कल्चर का, तो मैंने वो भी थोड़ा देखा था, वो भी डिसेंट है। उसमें फिर बेटर क्या रहता है, फ़ोटोज़ के साथ समझाया हो तो बेटर रहता है, नहीं तो फिर फील नहीं आती है। तो GK टुडे में फ़ोटोज़ भी हैं साथ साथ, तो बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं आई नो, बट थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें। ज्योग्राफी थोड़ा ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट कॉम्पोनेंट है, पहले इकनॉमिक्स कर लेते हैं। इको इज़ मोर ऑफ, वैसे तो करंट अफेयर्स, लेकिन एटलीस्ट रीड बेसिक 11th 12th NCERT, ऑब्वियसली 11th 12th NCERT हो गई। इकनॉमिक सर्वे हो गया। सी दिस थिंग, इकनॉमिक सर्वे कितने लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस साल का? काफ़ी कम रेशो है आई थिंक। जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया मेंस के बाद, द फर्स्ट थिंग दैट आई पिक्ड अप पढ़ने के लिए was this economic survey. Economic survey is very important. मतलब I think everyone should go and सबसे पहले read economic survey. मतलब इसमें हर एक चीज़ कवर्ड है, everything from the government policies to the economic scenario of the country to the to the environment, exactly environment, ecology, human development. मतलब क्या नहीं कवर्ड है इसमें, everything is covered, totally everything is covered, ठीक है। तो economic survey is a very important book. If you have not read this, प्लीज़ रीड दिस। ये प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, हर जगह यूज़फुल है ये, बिल्कुल हर जगह यूज़फुल है ये, ठीक है। जैसे पिछले साल आई रिमेंबर शेल गैस का एक क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ गुआर गम वाला। तो गुआर गम जैसे बिल्कुल डायरेक्टली दिया हुआ है इसमें कि गुआर गम है, ऐसे यूज़ हो जाएगा। जैसे इस बार हर बार इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल होता ही होता है जो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो ये कर लेना एक बार, इकनॉमिक सर्वे।
प्लस मैंने यहाँ पे पढ़े थे, श्री राम के नोट्स आते हैं, मैंने वो पढ़े थे और मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। मुझे रमेश सिंह से अच्छे लगे। रमेश सिंह मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, लेकिन वो करंट अफेयर से इतना है नहीं। तो श्री राम में करंट अफेयर्स भी साथ साथ चलते रहते हैं और वो समझाते भी रहते हैं, तो इट्स वेरी गुड, तो देख सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हो गया, पर इसके करंट अफेयर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद साइंस एंड टेक देख सकते हो। साइंस एंड टेक अब एटलीस्ट तुम्हें 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है, एटलीस्ट वो तो आनी चाहिए। कर सकते हो तो 9th भी कर लो। 9th इज़ डिफ़िकल्ट दैन 10th, एज यू माइट ऑलरेडी नो, हम सब उसके थ्रू गए हैं। 9th की बायो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। 9th की बायो अगर डिटेल में देखनी है तो देख सकते हो, बट थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक आध क्वेश्चन निकल सकता है इससे। यू नेवर नो कि किस लेवल तक पूछेगा साइंस टेक में, बायो में। तो 9th की देख सकते हो एंसर्ट। ठीक है, एक साइंस एंड टेक में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी ने 12th की बायो पढ़ी है? 12th की बायो वाली बुक, बिल्कुल एंड के चैप्टर्स जो हैं, एग्जैक्टली। तो जो 12th के चैप्टर्स हैं ना एंड के बायो की बुक के, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर है, एंड दे आर ऑसम। ठीक है, उनसे हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है उनको देखकर, क्योंकि वो ऐसे 2-3 चैप्टर्स हैं बस, द वेरी सिंपल चैप्टर्स टू रीड, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो 12th एंसर्ट बायो इसके एंड के चैप्टर्स हैं कुछ, और बायोटेक्नोलॉजी का भी कुछ पोर्शन है उसमें, तो वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है साइंस टेक के लिए। बाकी साइंस टेक करंट अफेयर्स, मतलब मैंने इस बार जो साइंस टेक के क्वेश्चन आए थे, एक दो तो मैंने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ की जो मैगजीन आती है विजन वाली, उससे वो सॉल्व हो गए थे, बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे बुलेट पॉइंट में थे, वो ना क्लियर होते गए, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो विजन वाले करंट अफेयर देख लेना एक बार। कल्चर हो गया, इको, SND, चलो जोग्राफी पे आ जाते हैं। जोग्राफ़ी में काफ़ी बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। जोग्राफ़ी और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा आते जा रहा है अब। तो थैंक्स। तो जोग्राफी में सबसे पहली चीज़ तो 11th-12th NCERT है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जस्ट रीड 11th-12th की 4 NCERTs हैं, वो सबसे बेसिक मटेरियल तुम्हारा। लेकिन जब NCERT को पढ़ रहे हो ना, तो उसमें कैच है कि जस्ट क्या, हाँ, मतलब एटलीस्ट डेफिनेटली यूज़ करो जो भी उसमें मैप्स बने हुए हैं ना जोग्राफी वाली NCERTs में, उनको बहुत डिटेल में चेकआउट करो। जैसे उसमें मैप में कहीं पे तुम्हें छोटा सा लिखा हुआ दिख जाएगा पलगट पास, ऐसे। ठीक है, लेकिन कहीं डिटेल में नहीं लिखा होगा कि पलगट पास क्या है, या इंडिया और भूटान के बीच में कौन से पासेस हैं, वहाँ पे छोटे छोटे पास बने होंगे। ठीक है, उनको डिटेल में नहीं लिखा होगा, लेकिन यू विल हैव टू गो एंड सर्च इट ऑन द नेट कि भाई ये पास एग्जैक्टली है कहाँ पर, क्या ये पास ओपन है इस टाइम पर, क्या वहाँ से ट्रेड हो पा रहा है, और कौन से एरिया के बीच में है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो जैसे ही ये सारी चीज़ें माउंटेन रेंजेस के लिए भी एप्लीकेबल है। उन्होंने वहाँ पे नाम लिख दिए हैं इफेक्टिवली, लेकिन उनको डिटेल में बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है। तो आप फाइनली सारे क्वेश्चन NCERT से रहे हैं, लेकिन उस मैप जो एक छोटी सी फ़ोटो दी गई है ना, उस पर फोकस करो, उसके डिटेल्स में जाओ, उससे समझो कि क्या उसको मैं क्या गूगल कर सकता हूँ वहाँ पर। ठीक है, जैसे बॉम्बडिला और शिल्प किला, और क्या कौन सा शिप किला आई थिंक, हाँ 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 हाँ, तो द सो मेनी पासेस राइट, उनके पास उन्होंने एक नाम मेंशन कर दिए हैं बस, और तुम्हें वो जानने हैं सब कि वो पासेस कहाँ पर हैं, किन के बीच में है, क्या वो ओपन है, अगर ओपन नहीं है तो क्यों ओपन नहीं है, कौन सी ट्रीटी ऐसी थी जिसकी वजह से वो क्लोज हैं। जैसे मुझे पिछले साल का आई रिमेंबर कि इंडिया और चाइना के बीच में पिछले साल तक सिर्फ 2 ही पासेस खुले हुए थे, और वो कहाँ से कहाँ कौन से पासेस थे वो जो 2 पासेस हैं। तो इस तरीके की चीज़ें तुम्हें उन पासेस से निकालनी पड़ेगी, मतलब यू विल हैव टू सर्च दैट आउट। ये तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं अलग से वहाँ लिखा हुआ, इसके लिए तुम्हें गूगल करना पड़ेगा, विकीपीडिया करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी का सबसे पहले तो ये है ही ऑफ कोर्स। सेकेंड इज़ स्टेट वाइज चलना बहुत सही रहता है। तो व्हाट आई डिड वाज कि एक एक स्टेट उठाते हुए चलो। जैसे किसी टाइम तुमने MP उठा लिया, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले इंडिया ईयर बुक खोलो, उसमें देखो MP में क्या लिखा हुआ है। तो उसमें MP की कुछ कुछ चीज़ें लिखी होंगी,
जोग्राफी के लिए लिखी होंगी, फिर कुछ एनवायरनमेंट के लिए लिखी होंगी, उनको पढ़ लो। उसमें काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें, बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो वहाँ से मिल जाती है, क्योंकि बहुत ब्रीफ और टू द पॉइंट लिखा होता है इंडिया ईयर बुक में, ठीक है। तो एमपी तुमने उठाया, एमपी का इंडिया ईयर बुक पढ़ ली, उसके बाद विकी करो, विकी में डालो मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में अलग से सेक्शन आएगा, वहाँ पे ज्योग्राफी, जाओ और उसकी ज्योग्राफी पढ़ो, प्लस विकी। समझो, ये ऐसे काइंड ऑफ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है ये। इफ़ यू डू दैट, ज्योग्राफी में से 7 आउट ऑफ 10 कहीं नहीं जा रहे हैं, विल गेट एटलीस्ट 7। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है तो ये काफ़ी ज़रूरी होते जा रहा है। अगर ये नहीं करोगे ना तो बहुत कम जाने के चांसेस हैं। हो सकता है कि अगर तुमने विकी नहीं किया, ईयर बुक नहीं देखी बिल्कुल भी, बहुत कम चले जाएं। सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में भी गूगल नहीं किया तो बहुत कम जा सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे फिर तो पेपर, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हर एक स्टेट के लिए करना है। एमपी के लिए किया, फिर यूपी के लिए किया, फिर हिमाचल के लिए किया, और सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार नॉर्थ ईस्ट से एक आध सवाल तो आ ही जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट से पर्टिकुलरली एक सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि कवरेज है या नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए तो बहुत ही ढंग से करना, और वैसे वो थोड़े छोटे स्टेट्स हैं रिलेटिवली, तो उनका ज्योग्राफी पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि नया भी होता है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता है। तो ये हर एक स्टेट के लिए करना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में। एंड दिस गोज़ फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी टू। तो अब क्या होगा कि हर एक स्टेट में कुछ नेशनल पार्क्स हैं या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कुछ आपके वहाँ पे टाइगर पार्क्स होंगे। तो जैसे अब एमपी में है तो एमपी में लेट्स से 5 टाइगर पार्क्स हैं, तो अब वहाँ पे एमपी में जाके सर्च करिए कि वो 5 कहाँ पर हैं, उनकी रिलेटिव लोकेशन देखिए एक बार कि यहाँ, अच्छा एक यहाँ है, एक नीचे है, एक। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ गए हैं कि भाई बताओ कि नॉर्थ टू साउथ हम जा रहे हैं तो कौन से नेशनल पार्क्स पहले आएंगे, समझ रहे हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो एटलीस्ट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर पार्क्स, ये सब को बहुत ढंग से एक बार देखो, ठीक है। और ये हर स्टेट के लिए इंडिविजुअली देखना है। और इसी में ही एनवायरनमेंट एंड इको, ये साथ में ही एनसीईआरटी से कवर होगा, फिर इंडिया ईयर बुक से कवर होगा, फिर विकी से कवर होगा, फिर उसके बाद शंकर आईएएस की बुक डिसेंट है। शंकर आईएएस की बुक एक बार पढ़ लेनी चाहिए, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दैट। एक बार ढंग से पढ़ लो इसको, इससे कुछ ना कुछ सवाल तो फंस ही जाएंगे फॉर श्योर। देयर इज़ नो डाउट कि एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन आप हर साल आंसर कर सकते हो इससे। 1 सोर्स है ये, अगर आपको एनवायरनमेंट का देखना है तो 1 सोर्स, ठीक है। प्लस मैंने क्या किया था एनवायरनमेंट के लिए, जाओ गूगल सर्च करो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। गूगल सर्च किया, जो नाम आते गए उन सबको पढ़ता गया, ठीक है। तो सारी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी आपकी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आ गया, या इसी तरीके से बर्ड वाला आ जाएगा, कोई बर्ड लाइफ आ जाएगा, या देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, उनको एक बार गूगल करो और एटलीस्ट ब्रीफ पढ़ो उनका, कब बनी है, क्यों बनी है, काम क्या है। ऐसे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो तुम, ठीक है। गूगल करो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, विकी पेज खुलेगा, उसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम होंगे, उनको पढ़ो। हर एक को एक बार देखो कि कब बना था, कौन से फॉरम में बना था, क्यों बनाया गया था, थिंकिंग क्या थी उसको बनाने के पीछे, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत डायरेक्ट सवाल आने लगे, सीधे पूछते हैं कि ये एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, क्यों बनाई थी, क्या ये करती है ये काम, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये कर सकते हो। बाकी आई थिंक हिंदू के सेकंड पेज में एनवायरनमेंट को कई बार काफ़ी कवर कर लेते हैं, मतलब कुछ आते ही रहता है कि यहाँ वाले सेंचुरी में ये हो गया, दिल्ली के आसपास वाले एटलीस्ट, तो उसमें भी काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल आ जाएगा कभी, तो देखो वेटलैंड्स इंटरनेशनल खोल कर देखो कि भाई वो कब बनी थी, किसने बनाई, क्या गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रोल था, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स का। तो इस तरीके की जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम आते रहेंगे उनको एक बार देखते रहो। जो भी न्यूज़पेपर में मिले, कुछ भी मिले, जैसे अभी अर्थ आवर हुआ था, अर्थ आवर पे सवाल आ गया था, अर्थ आवर कौन ऑर्गेनाइज़ करवाता है ना। तो ये अर्थ आवर तो न्यूज़पेपर में आ जाता है, लेकिन क्या आती है, न्यूज़ क्या आती है, अच्छा अर्थ आवर आज ऑर्गेनाइज हो रहा है इतने बजे से इतने बजे तक, उसके आगे कुछ नहीं लिखा होता न्यूज़पेपर में, है ना। लेकिन तुम्हें जाके खुद से गूगल करना पड़ेगा कि अर्थ आवर क्यों हुआ, किसने स्टार्ट करवाया, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है।
तो विल हैव टू गूगल दोज थिंग्स न्यूज़पेपर से समझ कर कि न्यूज़पेपर में कवर्ड नहीं है, आई नीड टू गूगल दैट। एनवायरनमेंट और इको का और कुछ इसमें सॉल्यूशन नहीं है। उसी तरीके से आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या ही आएगा, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही आ सकती है। आईआर में बेसिकली ऐसा नहीं पूछते हैं कि इसके साथ हमारी पॉलिसी क्या ये थी, नहीं पूछते हैं। वो पूछेंगे कि ब्रिक्स समिट हुई, अब ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका का बैड हुआ है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रिक्स खोलो, विकी पेज पढ़ लो, देयर इज नो अदर वे एंड इट्स वेरी सिंपल। समझ लो ना, इसमें तुम्हें बहुत कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है, ब्रिक्स खोला, पढ़ लिया, विकी पेज, डन। ऐसे ही सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एशियान हो गया, एशियान कब बना, एशियान +6 क्या चल रहा है, व्हाट इज़ एशियान +6। जैसे इस बार वो आ गया था, आई थिंक आर्कटिक काउंसिल आ गया था इस बार, कि आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन हैं। तो अगर तुमने एक बार ऊपर से भी पढ़ लिया ना कि आर्कटिक काउंसिल क्या है और क्यों बनी है, उसके मेंबर्स एक बार तुमने नाम पहले पढ़ रखे हैं, तो तुम्हें वहाँ पे एलिमिनेट करना बहुत आसान होगा। यू वोंट हैव टू रियली फाइट आउट आउट कि नहीं याद आ रहा है मुझे मेंबर्स कौन कौन है। तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका भी नाम आ रहा है न्यूज़पेपर में, हर रोज़ आईआर पेज पे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा। एससीओ का आ गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो एससीओ में वो पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान बताओ, पाकिस्तान का स्टेटस क्या है, क्या वो परमानेंट मेंबर है, ऑब्जर्वर है, या है क्या, मतलब व्हाट इज़ इट स्टेटस, राइट। तो जो भी नाम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको गूगल सर्च करो और उनको एक बार पढ़ो उनके बारे में। वर्ल्ड जोग्राफी या वर्ल्ड जोग्राफी मैंने साथ साथ ही किया था वर्ल्ड जोग्राफी। तो इसमें मैं क्या करता था, जब भी न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल आता था, एनी प्लेस विच इज़ मैंशनड, तुम्हें नहीं पता उसकी लोकेशन क्या है, एक बार उसको ढूंढो, ठीक है, एक बार उसको मैप पे देख लो कहाँ पर है, बहुत फील आती है, यू विल रिटेन द न्यूज़ बेटर। तो आई थिंक काफ़ी लोगों के रूम्स में इंडिया मैप और वर्ल्ड मैप ऑलरेडी लगे ही हुए होंगे, तो बिल्कुल जहाँ मैं पढ़ता था बिल्कुल सामने इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो जैसे न्यूज़ आती थी, आई यूज़ टू सी कि हाँ अच्छा ये जगह यहाँ पर है, यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। और गूगल सर्च करो, जितना गूगल कर सकते हो। आई हैव मोस्टली रेड एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। कुछ भी आएगा, कॉकसेस आएगा तो कॉकसेस का मैं विकीपीडिया पेज खोल कर बैठ जाऊँगा, कॉकसेस कवर्ड, ऐसे ही। तो इसी तरीके से डिफरेंट टेरिटरीज़ को ऐसे कवर करते रहो। वैसे आई थिंक ज्योग्राफी में मृणाल के आर्टिकल्स अच्छे हैं, डिसेंट हैं। मैंने मृणाल के आर्टिकल्स पढ़े थे वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले। वैसे तो मेंस के लिए लिखे हैं, पर वो प्रीलिम्स में भी काफ़ी यूज़फुल लगे मुझे, तो अच्छे थे वो। वैसे अगर किसी को अलग से पढ़ना हो तो 6, 7, 8 की NCERTs हैं पुरानी वाली, उनमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर्ड है। मैंने नहीं पढ़ी थी पर्सनली, थोड़ा टाइम कम था, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो 6, 7, 8 की NCERT पढ़ सकते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और क्या बचा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या बचा, पॉलिटी तो और कुछ है ही नहीं इसमें, लाइक ख़त्म। एक चीज़ कर सकते हो बस उसमें, साथ में चाहते हो तो जो उसके कोर आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ सकते हो PM बख्शी से। तो कोई उसमें लिखा होता था आर्टिकल, तो लक्ष्मीकांत में वर्बेटिम नहीं है ना आर्टिकल्स, तो एक बार वर्बेटिम पढ़ने में काफ़ी फील आती थी, और मेरे को लगा वर्बेटिम में जब मैं मेंस आंसर राइटिंग कर रहा था तो थोड़ा बेनिफिट मिलता था उसमें। तो मैं बस साथ साथ एक बार आर्टिकल नंबर और आर्टिकल देख लेता था PM बख्शी के साथ, पॉलिटी में और कुछ नहीं करता था। तो इट्स मोस्टली अबाउट गिविंग टेस्ट। अपना पॉलिटी के बहुत सारे टेस्ट दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या मिसिंग है जो तुम्हें नहीं आता है। ट्राई अचीविंग 10 on 10 पॉलिटी में, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, पॉलिटी में कुछ और है ही नहीं, सिर्फ लक्ष्मीकांत ही है। तो ये हो गया है। हाँ, इंडिया ये बुक की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। IYV की जो स्टार्टिंग में कुछ पेजेस हैं जो इंडिया के बारे में, हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं उनमें। जैसे इस बार भी आया हुआ था, कौन सा आया हुआ था इस बार, नेशनल एम्बलम वाला आया था, नहीं सत्यमेव जयते आया हुआ था ना, आई थिंक। लास्ट ईयर था क्या क्या था, हाँ कैलेंडर पे भी था, और एक और भी था कि ये कौन से शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा एक सवाल था। हाँ, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में लिखा है। हाँ, तो ये वाले जो सवाल हैं ये इंडिया ये बुक की स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इंडिया ये बुक की जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट में जो इंडिविजुअल स्टेट वाइज है जो मैंने बताया है, हर एक स्टेट पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। अच्छा उसकी पॉपुलेशन ये है, सेक्स रेशो ये है, थोड़ा सा लिखा भी हुआ है कि अच्छा उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, इकनॉमी उसकी ऐसे चलती है, जोग्राफी उसकी ये है, एनवायरनमेंट ये है। तो एक बार वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया ये बुक से ये कवर कर सकते हो। गवर्नेंस तो यार वही करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाएगा फिर वो,
तो करंट अफेयर्स में फिर से वही न्यूज़पेपर और विजन आईएएस वाले करंट अफेयर्स। बाकी मैंने करंट अफेयर्स के लिए और कुछ देखा नहीं यार, बस एक ही है। तुम्हें कोई इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ कम लगे तो उसको गूगल सर्च कर लो कि उसमें किसी और ने क्या लिखा है। तुम्हें लग रहा है बहुत वन साइडेड आर्टिकल है या ढंग से समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या है, तो गूगल सर्च कर लो, द मेनी अदर आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पढ़ लो। हाँ, ये कर सकते हो प्री के लिए। और बताओ प्री में क्या और क्या बताएं। तो वैसे क्वेश्चन वाइज मैं एक दो दिखा देता हूँ। तो तुम अगर देखो PMJDY बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है। 14 फाइनेंस कमीशन जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको बहुत ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अभी पे कमीशन की आएगी, वैसे पे कमीशन से बहुत कम चांसेस हैं, कर्सरी देख लेना एक बार ऊपर से स्टिल, बट वैसे आएगा नहीं। तो 14 फाइनेंस कमीशन एक बार दोबारा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि FFC एक बार दोबारा देख लो। सेकंड ARC मेंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वैसे ये न्यूज़ में ही बहुत था, तो इसका तो कुछ है नहीं। फॉर्टिल अज़ा डिक्लेरेशन न्यूज़ में था, न्यूज़पेपर से है प्रॉपर, ये कुछ भी नहीं है। डिक्रीज इन टैक्स टू GDP रेशो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है। 11th-12th NCERT पढ़ो और श्री राम्स पढ़ लो, बहुत आराम से होंगे ये। थोड़ा सा इसमें लोगों को कन्फ्यूजन थी, बट आई थिंक अभी मॉडल आंसर कीज़ आ गई है ना इसकी, अभी कुछ दिन पहले ही आई हैं। मैंने खुद मॉडल आंसर की अभी देख नहीं पाया, मेरे को टाइम नहीं मिला, कल आया था, बट एक बार देख लेना, ठीक है, क्या है अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक बार मैच कर लेना कि हाँ सेम ही आंसर है क्या। साउथ अटलांटिक ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन्स, ऑफकोर्स मतलब ये जोग्राफी NCERT, इसमें अलग नहीं है कुछ। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ईस्टर्न वेस्टर्न ईजी, DPSP ईजी। इंडेक्स वही यार, ये एक्चुअली मेरे को भी ढंग से याद नहीं था, बट ये याद होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा होता है ये अलग से। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं IIP में, तो पता होना चाहिए उनकी वेटेज क्या है, रिलेटिव एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए था कि किसकी हाईएस्ट है, अगर नॉट इवन रिलेटिव तो पता होना चाहिए। 9th वाला भी आई थिंक आसान है, किसी ने थोड़ा भी मतलब जोग्राफी में अगर गूगल किया है या इंडिया ईयर बुक देखी है तो 9th वाला इज़ ईजी। इंडिया ईयर बुक में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, दिस मेंशन्ड ऐसे वर्बटिम, ठीक है। नेशनल इनोवेशन फंड गूगल से आएगा ये। न्यूज़पेपर में ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा कि नेशनल इनोवेशन फंड क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसमें ये वाली जो डिटेल्स हैं, क्या वो ऑटोनॉमस बॉडी है DOST की, तो इन सब के लिए थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। गूगल करो, ट्राई टू यूज़ गूगल। कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, गूगल करो उसको, ठीक है, किसके अंडर है वो, ऑटोनॉमस है नहीं है सब। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ईजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट नाइट्रोजनस वाला। IUCN विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये देख लो ये ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं। तो अगर तुमने IUCN गूगल किया होता है, अगर विकी किया हुआ है तो इट्स वेरी इजी, फिर डिफिकल्ट नहीं है। अगर विकी नहीं किया हुआ है तो फंसने के बहुत चांसेस हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जाओ और गूगल कर लो बस, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जस्ट गूगल इट। सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक बार देख लो ऊपर से कि क्यों बनी है, किसने बनाई है, किसके साथ हैं, तो उससे सवाल हो जाएंगे ऐसे वाले। FRP इस पे अलग से डिबेट चली थी पिछले साल, FRP देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस वजह से भी ये न्यूज़ में था। तो दिस आई न्यू फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। ईस्टवर्ड फ्लो, ये तो स्टिल उस टाइम पे भी काफ़ी डिबेटेड क्वेश्चन था, हॉटली डिबेटेड कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक बार आंसर की में देख लो क्या दिया है, बहुत क्लियर नहीं है इसका। ये काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा 15th वाला। तो ये भी पता है ना कि प्रीलिम्स में तुम्हें 100 ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे 100 आने ज़रूरी हैं। मैंने अराउंड 85 to 90 अटैम्प्ट किए थे, आई थिंक आई गॉट 67 करेक्ट, तो उससे आई हैव सम मार्क्स अराउंड 115 के आसपास है, 115, नॉट वेरी हाई बट डिसेंट मार्क्स, नॉट बैड। तो पर्सनली थोड़ा सा डिफिकल्ट था 15 क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। हर एक लोगों की कुछ ना कुछ अलग फिलॉसफी होती है कि मैं बस वही अटैम्प्ट करूँगा या करूँगी जो मुझे आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो वहाँ पे जाके गेस वर्क है। वहाँ पे अगर तुम्हें लगता है कि तुम 2 ऑप्शंस में से एक को भी थोड़ा सा ज़्यादा कह पा रहे हो, एटलीस्ट 70-80% कह पा रहे हो, तो अटैम्प्ट कर लो, डोंट थिंक टू मच। 85-90 तो करके ही आओ, मतलब डोंट मेक इट लेस देन 85 और 90। ये गेस वर्क पे काफ़ी डिपेंड करेगा, क्योंकि तुमने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सपोज गेस वर्क से, उसमें से 3 सही हुए, 3 गलत हो गए, 1 सही हो गया, तो कवर अप हो जाएगा, कुछ भी तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो रहा है एटलीस्ट। और वही 4 में से अगर 3 में से 2 सही, 1 सही, 1 गलत हो, 2 गलत हो गए और 1 सही हो गया, तब भी तुम बेनिफिट में ही हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, समझ रहे हो ना। तो ट्राई टू अटेम्प्ट मोर, डोंट अटेम्प्ट
वेरी लेस। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 66 आई थिंक कुछ 52 या 53 अटैम्प्ट किए थे और मेरे 50 करेक्ट थे, ऐसा किया था मैंने। तो लेकिन उससे ज़्यादा मेरे नेक्स्ट टाइम में ही है। अटैम्प्ट मोर 85-90 रखो एटलीस्ट, ताकि तुम्हारे मार्क्स और बढ़ सकें और ज़्यादा रेंज आएगी। इसी रॉलेट सत्याग्रह वाला तो एलिमिनेशन बेस्ड भी है काफ़ी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तुम देखोगे कि एलिमिनेशन बेस्ड हो जाएंगे। कोई इनमें से तुम स्पेसिफिक कुछ पूछना चाहते हो? जैसे ड्यूगोंग है, तो ड्यूगोंग जो ये 19th क्वेश्चन है, ये भी तुम्हें इंडिया या बुक में मिल जाएगा कि ये यहाँ का स्टेट एनिमल है, एंड तो तुम इनको थोड़ा गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी वहाँ से हो जाएंगे बिल्कुल। सारी आजकल रिपोर्ट्स पे बहुत आने लगे हैं, हर साल एक ना एक सवाल आ जाता है कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है। तो आजकल कई बार रैंकिंग्स आती हैं कि इसमें इस रिपोर्ट में ये रैंकिंग है, इस रिपोर्ट में ये रैंकिंग है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है, ठीक है। गूगल दैट। RBI, SLR, नैनोटेक, CA, सॉल्ट वाटर। अच्छा, इन जनरल कुछ और डाउट है इसमें फिल्म्स में अभी? मतलब कुछ मैंने मिस किया हो तो मैं लगता है मुझे कुछ बताना चाहिए, नहीं तो बाकी सब हम फिर क्वेश्चंस वाले सेशन में ले लेंगे। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो करने चाहिए यार बहुत बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम वही गूगल करते करते तुम्हें और कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, उसके बारे में तुम पढ़ोगे और कुछ और पूछ लेते हैं वो उसी से। तो लास्ट ईयर के बहुत ढंग से करो, मतलब एटलीस्ट पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर, मतलब आई न्यू जब मैं किया था ढंग से, तो पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत ढंग से किए थे मैंने। तो उनको गूगल कर करके किया था कि क्योंकि उससे पता चलता है ना कि वो पूछ कहाँ से रहे हैं। जैसे तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे IUCN वाला क्वेश्चन दिखाया मैंने, हाँ इस एक तो रिपीट ही हो गया था। तो अच्छा यार, लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे अब थोड़ा रहने दो, इस साल का कर लो बस, क्योंकि इस साल जो ज़रूरी है वो इस बार में कवर हो ही जाएगा पूरा, और पिछले साल से भी कुछ ज़रूरी अगर कैरी ओवर हुआ होगा तो इस साल दोबारा लिखा होगा उसमें। पिछले साल का पढ़ने का पॉइंट नहीं है। या फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड पार्ट को एक रीडिंग दे सकते हो। और उसमें तुम्हें कुछ भी बहुत टेक्निकल लगे ना इकोनॉमिक सर्वे में, तो टेक्निकल वाले को ज़्यादा स्किप कर दो, जहाँ पे कुछ बहुत मैथमेटिकल एनालिसिस की हुई है उन्होंने, या कुछ ऐसी टर्म्स लिखी है जो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही हैं, तो उनको थोड़ा छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि सब छोड़ दो, सब चीज़ों में तुम्हें चिल कर दिया है कि नहीं हो, ऐसे नहीं है। लेकिन तुमने थोड़ी कोशिश किया, लग रहा है कि ये ज़्यादा टेक्निकल लग रहा है कॉमन सेंसिकली, तो फिर इसको छोड़ दो। अभी हाँ यार, इकोनॉमिक्स सर्वे तो दो दिन का काम है, मतलब बैठो एक बार अराउंड 15-16 आवर्स, मतलब एक दिन में 7-8 घंटे कर लो। यार वैसे भी जो भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा ना, लक्ष्मीकांत में जो भी ऐड हुआ होगा नई एडिशन में, तो उसके एक्स्ट्रा पेजेस आ जाते हैं, बस मार्केट में मिल जाते हैं, तो बस वो एक्स्ट्रा पेजेस ले लो उसके। हाँ तो थोड़ा सा तेज़ बोलो। लास्ट ईयर का कब से, मतलब 2015 का तुम कह रहे हो? 2015 जनवरी से, नहीं ज़्यादा भी हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट नवंबर-दिसंबर से देख लो। हाँ, करंट अफेयर्स नवंबर-दिसंबर से ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके रिटर्न्स होंगे, क्योंकि पढ़ तो ऐसे बहुत कुछ सकते हो, लेकिन ये भी तो थोड़ा देखना है कि जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न्स डिसेंट तो आएँ कम से कम। तो नवंबर-दिसंबर से देख लो, उससे पहले मत देखो। ठीक है, बाकी फिर बाद में लेते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो, थैंक्स यार।